नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, 11 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर प्रकार के पेड कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे कि अगर अभी अभी आपने तैयारी करना शुरू किया है, आपको कोई नॉलेज नहीं है कौन से स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, कोई गाइडेंस आपको किसी प्रकार का पता नहीं है, अभी अभी आपने तैयारी शुरू करी है 2021 के लिए, तो आपके लिए वो वाला भी ग्रुप अवेलेबल है जहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। प्रॉपर फुल फ्लेश तैयारी आपकी करवाई जाएगी। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। मेन्स आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है वो भी अवेलेबल है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पेड कोर्सेज को अगर आपको चाहिए तो आप रिक्वायरमेंट बताइएगा। वहाँ से हमारे जो टीम है वो आप लोग को कन्वे कर देगी कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा पेड कोर्स सूटेबल है। और काफ़ी जो है वो मिनिमम अमाउंट में ये पेड कोर्सेज जो है वो आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं। चलो एनीवेज गाइज, अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइज, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आया है। तो पेपर 2 की पहली न्यूज़ में गाइज बात हो रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो देखो, ये कानून का जो नाम है उसी के थ्रू पूरी चीज़ क्लियर हो रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है कि कोई भी पैसा जब हमारी कंट्री में आता है, यानी कि कोई भी फॉरेन मनी हमारी कंट्री के अंदर आती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए ये कानून है। तो ये एग्जैक्टली है क्या पूरी चीज़, तो इसको जानते आइए। तो पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया गया ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है। ये कानून जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है, स्पेशली मॉनेटरी डोनेशन। जो दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर जो डोनेशन आती है, जो दूसरी कंट्री इंडिया को डोनेट करती है, वेरियस इंडिया के एनजीओज हैं या फिर काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, तो उनको अगर कोई दूसरी कंट्री से डोनेशन मिलता है तो वो जो पैसा आता है उसको चेक किया जाता है कि वो पैसा किस पर्पस के लिए आया है और क्या वो पैसा जिस पर्पस के लिए आया है उसी पर्पस में यूज़ किया जा रहा है या फिर कुछ घोटाला चल रहा है। समझ रहे हो बातों को? तो इसीलिए ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्योंकि फॉरेन डोनेशंस आएंगे, राइट। अब फॉरेन डोनेशन आ गया, अब सामने अगर उस डोनेशन को अगर हमने चेक नहीं किया कि वो पैसा किस पर्पस में उपयोग में लिया जा रहा है, क्या पता एक इंस्टीट्यूशन ने फॉरेन से डोनेशन रिसीव किया, जैसे गरीबों को खाना बांटने के लिए, फूड पैकेट्स वगैरह ऑफर करने के लिए, राइट। बट अगर वो इंसान जो है वो सिर्फ पेपरी कागजी तौर पर फूड पैकेट्स को डिलीवर कर रहा है, बट एक्चुअल में वो उस पैसे का क्या कर रहा है, टेररिस्ट फंडिंग वगैरह कर रहा है या दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये बहुत जो है वो घातक हो सकता है हमारी कंट्री के लिए। तो ऐसे पैसों को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। तो ये चीज़ है। और इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है काफ़ी सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं और काफ़ी सारे इंडिविजुअल जो कि फॉरेन डोनेशंस वगैरह जो रिसीव करते हैं, तो उनको इस कानून के दायरे में रखा जाता है। और ये कानून ओरिजिनली 1976 में लाया गया था, बट इसको अमेंड किया गया था 2010 में। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाए गए थे। और पिछले कुछ सालों में गई सरकार ने काफ़ी सारे एनजीओ जो हैं उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। एनजीओ से पूछा गया था कि जो उनके पास जो डोनेशन आया है वो किस पर्पस के लिए डोनेशन आया है, तो एनजीओ ने, काफ़ी सारे एनजीओ बता नहीं पाए थे पर्पस, प्रॉपर डिटेल सरकार को नहीं दे पाए थे। कुछ ने डिटेल्स दी थी बट सरकार को लगा ये वेग डिटेल्स है, इसकी कोई ऑथराइजेशन हो नहीं पा रही, यानी कि क्रॉस चेक नहीं किया जा पा रहा कि ये जो बता रहे हैं उसका। तो जो भी एनजीओज थे जिस पर सरकार को लगा कि डाउट कि यार ये फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हैं, डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, उस डोनेशन का इस्तेमाल जो है या तो फिर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हैं या किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगर कुछ नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होती है, नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करती हैं, तो ऐसे एनजीओज़ को सरकार फ्रीज कर देती है। और पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे एनजीओज़ को सरकार के द्वारा फ्रीज किया गया है। ये एफसीआरए का जो कानून है 2010 का गाइस, इसमें 2010 के बाद से ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई कि सभी एनजीओ जितने भी हैं तो उनको इस कानून के तहत रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर उनको फॉरेन फंडिंग रिसीव करनी है। तो कोई भी अगर एनजीओ फॉरेन फंडिंग रिसीव करता है बिना एफसीआरए एक्ट
2010 के रजिस्ट्रेशन के, तो उस एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बट हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक्सेप्शंस को इस प्रकार के कि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए अगर सरकार ने किसी एनजीओ को अप्रूवल दे दिया कि फॉरेन फंडिंग के लिए उनको FCRA एक्ट 2010 के अंदर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे एनजीओज़ को एग्जेम्पशन मिल जाता है, ठीक है। बट जो रिमेनिंग जो एनजीओज़ हैं जिनको एग्जेम्पशन नहीं मिला हुआ है, जिनको परमिशन नहीं दी है सरकार ने, उनको अब रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है FCRA एक्ट 2010 के अंदर। क्लियर है यहाँ तक आपको पूरी बातें? अब देखिए, इसके अंदर जो रजिस्टर एनजीओ जो होते हैं गाइस, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं, वो 5 पर्पस के लिए ही रिसीव कर सकते हैं: सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और कल्चरल। तो ये 5 पर्पसेस हैं जिसके लिए ही सिर्फ और सिर्फ एनजीओज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन डोनेशंस रिसीव कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ बस आपको थोड़ी सी जनरली पता होनी चाहिए, राइट? तो ये चीज़ है। और आप मुझे प्रॉपर नीचे कमेंट बॉक्स पर एनजीओ की डेफिनेशन लिखकर बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एनजीओ क्या होता है, एनजीओ क्या होता है, वो आप सब लोग जानते हैं, बट इसकी एक प्रॉपर 1 लाइन 2 लाइन की जो डेफिनेशन है, जो बुक में जो लिखी हुई है डेफिनेशन वगैरह, राइट, या फिर किसी ऑफिशियल सोर्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, तो उस डेफिनेशन को आप पढ़िए, अपने पास नोट्स बना के रख लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर इसको डिफाइन करके रखिएगा, ठीक है। अब गाइस बात हो रही है कुलभूषण जाधव जी के बारे में। तो देखिए, ये वाला टॉपिक मैं आप लोग को ऑलरेडी पहले भी कवर करा चुका हूँ, बट दोबारा से भी ये टॉपिक न्यूज़ में आ गया है, तो फिर से इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो 2016 में क्या हुआ था गाइस, कुलभूषण जाधव जी जो कि हमारे फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं, यानी कि पहले इंडियन नेवी में थे ये, तो इनको जो है वो पाकिस्तान के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और पाकिस्तान ने इनके ऊपर टेररिज्म और एस्पियोनेज का चार्ज लगा दिया। एस्पियोनेज का मतलब कि बोला गया कि कुलभूषण जाधव जी जो हैं, ये पाकिस्तान की जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं वो इंडिया को या फिर दूसरी कंट्रीज़ को लीक कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और इनके खिलाफ ये 2 जो है वो आरोप पाकिस्तान ने लगा दिए और पाकिस्तान ने इनके खिलाफ मौत की सज़ा जो है वो सुना दी थी। तो ये पूरा एक मामला चल रहा था और इंडिया ने भी फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत करी कि ये जो है वो गलत कर रहा है पाकिस्तान। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो वियना कन्वेंशन को वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि वियना कन्वेंशन को कैसे वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि वियना कन्वेंशन के तहत जो हमारा जो कंसुलेट जो होता है, कंसुलेट मतलब आप समझते हो कि जब आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है जब आप ज्वाइन करोगे, तब उसके बाद जो है गाइज आप लोग को कंसुलेट मिलेगा, यानी कि आपको एक ऑफिस मिलेगा जहां पर आप दूसरी कंट्री में बैठकर उस ऑफिस से ऑपरेट करोगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे और इंडिया के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, इंडिया के साथ जो बातचीत वगैरह जो है उसका काम आप करोगे, है ना। तो ये बात आपको पता ही है ऑलरेडी, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करते हो तो इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे कंसुलेट्स को अलाउ नहीं कर रहा था। हमारे जो डिप्लोमेट्स वहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा था कि वो जाकर कुलभूषण जाधव जी से बात कर सकें, चर्चा कर सकें। तो ये बड़ा एक मुद्दा, बड़ा एक इशू चल रहा था और ये सेम चीज़ जो है वो इशू हम लोग को वहाँ पर भी देखने को मिला था जब अभिनंदन जी जो थे, जब आप लोग को पता होगा कि जब वो पाकिस्तान में गिर गए थे, राइट, एयर स्ट्राइक जब हम लोगों ने जैश-ए-मोहम्मद के कैंप्स में करी थी, तो नेक्स्ट डे पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारी कंट्री की तरफ आए थे, तो हम लोगों ने उनको रिटेलिएट करने में हम उनके पीछे लगे, तो उसी बीच जो है वो मतलब मुठभेड़ हुई और उस बीच हमारे अभिनंदन जी जो है विंग कमांडर, वो नीचे गिर गए थे पाकिस्तान की टेरिटरी में। फिर पाकिस्तान ने उनको अरेस्ट किया। उस बीच भी ये वियना कन्वेंशन भी सामने आया था, क्योंकि हमारे जो कंसुलर हैं, कंसुलेट्स वगैरह, तो उसके साथ जो है वो बातचीत नहीं करने दिया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा हमारे कंसुलेट्स को। तो ये बड़ा एक इशू आ रहा था। और जेनेवा कन्वेंशन भी का भी वॉयलेशन हुआ था। तो आपको पता होगा जेनेवा कन्वेंशन के बारे में और वियना कन्वेंशन, ये 2 कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल, अगर हम लोग बात करें इस प्रकार की चीज़ें जब होती हैं तब उस पर्पज़ के लिए। तो अभी के लिए वियना कन्वेंशन में तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि ये कन्वेंशन जो है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर दूसरी कंट्री के अंदर अगर कोई सिटीज़न है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल लें, तो इंडियन सिटीज़न अगर पाकिस्तान के अंदर बंद है तो हमारी कंसुलेट्स के पास जो है वो परमिशन होनी चाहिए, या फिर पाकिस्तान हमारी कंसुलेट को परमिशन दे कि वो कंसुलेट जो ऑफिशियल्स वगैरह जो है वो वहाँ पर जाकर उस आरोपी के साथ डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज़ था और ये चीज़ जो है वो अलाउ नहीं कर रही थी पाकिस्तान, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान ने जो था वो कुलभूषण जाधव जी को मौत की सज़ा सुना दी थी और चार्जेस क्या थे वो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। तो इसको लेकर 2016 में ये पूरा मुद्दा चला था और 2016 में ही हम लोग जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे चले गए थे। वहाँ पर जाकर हमने बोला कि पाकिस्तान वॉयलेट कर रही है वियना कन्वेंशन को, क्योंकि कंसुलर एक्सेस जो है वो प्रोवाइड नहीं करा रही है पाकिस्तान कुलभूषण जाधव जी को। और ICJ का कहना था कि पाकिस्तान को अपने जो उसने ऑर्डर दिए थे कि कुलभूषण जाधव जी का डेथ सेंटेंस जो उसने पास किया था, मौत की सज़ा जो जाधव जी को सुनाई थी, तो ICJ का कहना था कि वो मौत की सज़ा का जो क्लॉज है या फिर जो आप आरोप आपने लगाए हैं और जो सज़ा सुनाई है, तो उसको दोबारा से रिव्यू करो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज़ ICJ ने कही कि कंसुलर एक्सेस जो है वो
कुलभूषण यादव जी को प्रोवाइड कराओ। तो ये जो मुद्दा जो था वो उस समय हम लोग को देखने को मिला था, और अभी दोबारा से ये मुद्दा सामने न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि पाकिस्तान जो है गाइस ये अपने झूठ बोलने से तो मुकरता है नहीं, हर बार इसका झूठ बोलना रहता ही रहता है, चलता ही रहता है। अभी इसने कहा है कि कुलभूषण यादव जी मना कर रहे हैं रिव्यू पिटीशन के लिए। ये बोल रहे हैं कि यानी कि जो मौत की सज़ा सुनाई गई थी कुलभूषण यादव जी को पाकिस्तान के द्वारा, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण यादव जी ने मना कर दिया है कि उनको जो है वो रिव्यू पिटीशन नहीं चाहिए, उनको मौत की सज़ा स्वीकार है। तो ये तो कुल मिलाकर जो है वो गलत है, झूठ है एक प्रकार का। और ये झूठ पाकिस्तान पहली बार नहीं बोल रही है, अभिनंदन जी के केस में भी उसने झूठ बोला ही था, राइट, काफ़ी झूठ बोले थे। याद आ रहा है आपको, अभिनंदन जी का एक वीडियो रिलीज हुआ था, कितने कट्स थे उस वीडियो के अंदर। तो देख तो रहा है कि अभिनंदन जी बिल्कुल सही है फिजिकली, बट उस कंट्री में जाकर जो मेंटल प्रेशर दिया जाता है, आप देखिए कभी जब आप राज्यसभा टेलीविजन में कभी मौका मिले तो कभी कभी जो फॉरेन अफेयर्स की जब का डिस्कशन होता है तो उस बीच आप देखिएगा काफ़ी सारे ऐसे एम्बेसडर्स वगैरह जो होते हैं जो दूसरी कंट्री में होते हैं, यानी कि दूसरी, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमारे इंडियन एम्बेसडर्स वगैरह जो होते हैं तो वो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप IFS बन जाओगे तो आप भी वहाँ पर दूसरी कंट्री में जाकर सर्व करोगे। तो जो हमारे ऑफिशियल जो दूसरी कंट्री में सर्व कर रहे होते हैं स्पेशली पाकिस्तान, तो वहाँ पर बहुत मेंटल प्रेशर दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है एक प्रकार से। मतलब यानी कि काफ़ी सारे लोगों ने तो लाइव टीवी में भी कहा है, जिन लोगों ने वहाँ पे IFS ने, जिन लोगों ने सर्व किया हुआ ऑलरेडी, तो उनका कहना ये था कि वहाँ पर हम अपनी कार से जब निकलते थे और हमारी कार को, हमारे ड्राइवर को हम लोग पहले ही बोल के रखते थे कि हमारी कार को जो है वो आप 20 या 30 के ऊपर आप चलाइएगा नहीं। वहाँ पर हल्का सा भी अगर कोई भी आकर अगर हल्का सा भी टच हो गया तो बड़ा खतरनाक हालत जो है वो हो सकती थी। और अभी ये ड्राइवर को लेकर भी एक इशू चला था, एक एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर भी बीच में मुद्दा आया था। हालांकि दैट वाज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कितना खतरा होता है इस प्रकार की कंट्रीज़ के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो हर बार झूठ बोलने से जो है वो मुकरता नहीं है, हर बार उसका झूठ कहना रहता ही रहता है, और अभी भी जो है वो उसने झूठ ही कहा है क्योंकि इस प्रकार की कंट्री है। और अभी भी बोल रही है कि कुलभूषण यादव जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि इनको जो है वो फांसी की सज़ा से कोई एतराज़ नहीं है, इनको कोई रिव्यू पिटीशन नहीं करना है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है यार, हम लोग इतने समय से केस लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों बोलेगा आरोपी? और पहली बात तो वो आरोपी है नहीं, है ना। तो ये चीज़ है। चलो एनीवेज, अब आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। जो मेन आपके काम की है वो है, आपने ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। आई थिंक ये मुद्दा बस आपको एक जनरल पता होना चाहिए। मेन जो काम की चीज़ें जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है ICJ। हालांकि पहले भी इस टॉपिक को कवर करा चुका हूं, बट फटाफट सुन लो ये टॉपिक एक्जैक्टली है क्या। तो यूनाइटेड नेशन का एक जुडिशियल ऑर्गन ये हम लोग को देखने को मिलता है, 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एट प्रेजेंट हम लोग को द हेग नीदरलैंड्स में देखने को मिलता है, और ये यूनाइटेड नेशन चार्टर का एक इंटीग्रल पार्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 15 जजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। जजेस का टेन्योर जो होता है वो 9 सालों का होता है। और यहाँ पर जजेस जो होते हैं गाइस, वो बताया जाता है कि एक कंट्री से 2 जजेस नहीं आएंगे, एक कंट्री से सिर्फ एक ही जज आएगा। ये चीज़ मैंडेटरी है कि मतलब एक गिवन टर्म के अंदर या गिवन टाइम के अंदर, यानी कि ये 15 जजेस हैं, इन 15 जजेस में एक कंट्री से सिर्फ एक ही जज होना ज़रूरी है। एक कंट्री से 2 जजेस किसी कंडीशन में नहीं हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और अलग अलग कंट्रीज़ के जजेस यहाँ पर मौजूद होते हैं, और इन जजेस को परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। परमानेंट मेंबर्स UNSC के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। मेरा आपसे क्वेश्चन है, कई बार ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है कि परमानेंट मेंबर्स UNSC के कौन से नीचे कमेंट बॉक्स पर सभी के नाम लिखकर बताइए। अगर नहीं पता है सर्च करके लिखकर बताइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी सिविल सर्विसेज में आ चुका है, UPSC में भी और काफ़ी सारे स्टेट सिविल सर्विसेज में भी। लिखकर बताइए कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं UNSC के। तो परमानेंट मेंबर्स इन 15 जजेस को इलेक्ट करते हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ के ये जजेस होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक रीजनल डाइवर्सिफिकेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है, जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन या रीजनल डाइवर्सिफिकेशन, जो भी आप बोलना चाहो। दूसरा, यहाँ पर कोशिश ये भी की जाती है कि कल्चरल वैराइटीज़ के भी ये जूरिस्ट हों, यानी कि जो जजेस हों वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हों। जैसे कि अगर कोई मामला आएगा सामने, तो वो मामला जो होना चाहिए वो बेसिकली ब्रॉड तरीके का होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जजेस बैठ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कल्चर्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई मुद्दा इस प्रकार कल्चर से रिलेटेड भी या ट्रेडिशन से रिलेटेड भी कुछ मुद्दा आ जाता है, या फिर कोई भी केस आता है जो कि अगर किसी जूरिस्ट को पता है कि यार ये जो गलती हुई है सामने वाली कंट्री से, ये उनकी गलती जो है वो गलती का कारण जो है वो इंटेंशनली कारण नहीं है, वो उनके ट्रेडिशन और कल्चर्स में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अभी कुछ दिनों पहले हम लोग ने डिस्कस किया था नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में हमारी कंट्री की। तो वहाँ पर हमने बात करी थी कि अभी रिसेंटली डॉग्स जो हैं, जो कुत्ते जो हैं, उनके मीट को बैन कर दिया गया है। बट हमने ये भी जाना था कि नागालैंड के अंदर डॉग का मीट जो है वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू बताई जाती है कि उसको खाना जो होता है वो मतलब बॉडी के लिए अच्छा होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। तो ये सब चीज़ है। तो ऐसे भी अगर कुछ मुद्दे आ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई कंट्री ने किसी इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन किया, तो यहाँ पर जजेस जो होने चाहिए
उनका माइंडसेट इतना ब्रॉड होना चाहिए, वो तभी होगा जब वो अलग अलग वो पैनल जो होगा वो अलग अलग डिफरेंट का हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग जगहों से जो है वो आएंगे और अलग अलग कल्चर से बिलोंग करेंगे, तो तभी जाकर ये ब्रॉड माइंडसेट बनेगा और तब जाकर एक प्रॉपर न्याय जो है वो मिल सकेगा सामने वाले को। समझ में आ रही है आपको बात है? तो ये चीज़ें यहाँ पर। और फंक्शंस जो होते हैं आईसीजे के, अगर कोई कंट्री है गाइस उसके बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने का ये फंक्शन आईसीजे का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने WHO से विड्रॉ करने के लिए ऑफिशियल या फिर फॉर्मल जो है नोटिफिकेशन दे दिया है कि ये WHO से विड्रॉ करेगा। पहले इसने धमकी दी थी, जब धमकी दी थी तब इस टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था तो WHO के, और इसमें मैंने आप लोग को ये वाला टॉपिक अगर आप जाएंगे देखेंगे तो WHO के बारे में पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी। एक्चुअली स्टार्टिंग में WHO की बॉडीज़ के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको इस टॉपिक में मिलेगी कि WHO की फंडिंग जो है वो कहाँ से सिक्योर करती है, WHO को फंडिंग कहाँ से मिलती है। और फिर लास्ट में आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो धमकी दे रहा था USA कि वो WHO से विड्रॉ कर जाएगा। अब देखिए एक्चुअल में USA का कहना ये है, USA एक्चुअली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है WHO में, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन USA का हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसने बोला कि ये विड्रॉ कर रहा है WHO से, यानी कि ये कंट्रीब्यूशन वगैरह भी देने से मना कर देगा, इकरार कर देगा, क्योंकि विड्रॉ कर लिया तो क्या का कंट्रीब्यूशन क्या कुछ। इसका कहना ये है कि ये विड्रॉ इसलिए कर रहा है क्योंकि WHO जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने में जो है वो मतलब सफलता उसने हासिल नहीं कर पाई और समय पर कोरोना वायरस की इंफॉर्मेशन नहीं दी। देखो ये सही है कि WHO ने प्रॉपर टाइम पर जो है वो एक्शंस नहीं लिए कोरोना वायरस के, ये ठीक है, बट WHO को एग्जैक्टली USA ने क्यों छोड़ा वो पूरा का पूरा ये वाला कारण नहीं है। जो कारण है वो है चाइना। आप जानते हैं कि टसल जो है वो चली रही है USA और चाइना के बीच में। अब ये वाली चीज़ आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये खुद ब खुद एनालिसिस जो है वो डेवलप करनी पड़ती है। तो आप समझिएगा ध्यान से, USA और चाइना की टक्कर चल रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी पता है आप लोगों को, राइट। और अभी हुआ क्या है, इसी बीच WHO ने काफ़ी कुछ तरीकों से चाइना को फेवर किया है। ये ना ही सिर्फ USA को पता है, बल्कि हमने काफ़ी सारे प्रीवियस न्यूज़ डिस्कशन में भी इसके बारे में चर्चा करी थी डिटेल में, कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ये माना था कि हाँ WHO ने फेवर किया है चाइना को। तो इसी चीज़ को लेकर चाइना से खुन्नक आके उसको लगा USA को कि यार WHO चाइना को ज़्यादा फेवर करती है तो मुझे WHO के साथ भी नहीं रहना। तो ये एक बेसिकली बैकग्राउंड का मुद्दा है। क्लियर है यहाँ तक बातें आप लोग को? ये वाला टॉपिक ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। 14 अप्रैल 2020 को मैंने कवर कराया हुआ है ये वाला टॉपिक आपको, और ये टॉपिक आप 14 अप्रैल 2020 आप यूट्यूब का सर्च कॉलम है ना, उस पर लिखिएगा 14 अप्रैल 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर, जो कि हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। और इस जो भी पहला वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा, और इस वीडियो पे अगर आप 12 मिनट 1 सेकंड पे जाएंगे 12.01 सेकंड्स, तो इस पे अगर आप जाएंगे 12 मिनट 01 सेकंड्स पे, तो आपको ये टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा। ये टॉपिक पूरा देख लेना, पूरी WHO से रिलेटेड क्लैरिटी जो है वो आपको अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। अब गाइस बात करेंगे ओपन स्काईज एग्रीमेंट के बारे में। इंडिया और UAE के बीच में ओपन स्काईज एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो देखिए ओपन स्काई एग्रीमेंट होता क्या है, बहुत ईजी सी चीज़ है, सिंपल सी है, ध्यान दीजिएगा। ये बायलैटरल एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। ये राइट्स फॉर एयरलाइंस का एग्रीमेंट होता है, दो कंट्रीज बीच में नेगोशिएट करती हैं आपस में कि वो अपने इंटरनेशनल पैसेंजर और कार्गो की सर्विसेज जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं। जैसे कि सिंपल तौर पे मान के चलो कि इंडिया है ये सर्कल, और ये सर्कल जो है वो है UAE। UAE से जो भी UAE की फ्लाइट उड़कर इंडिया आती है, राइट, तो देखो ये जितनी भी फ्लाइट्स आएंगी वो कौन डिसाइड करता है, लैंडिंग कंट्री, जिस कंट्री में फ्लाइट जो है वो लैंड होती है, तो वो डिसाइड करती है कि भाई कितनी बार फ्लाइट जो है वो दूसरी कंट्री की हमारी कंट्री के अंदर आएगी, कितनी बार, क्योंकि पूरी चीज़ें प्री प्लान होती है, प्री डिसाइडेड होती है कि भाई UAE से अगर महीने में कितनी फ्लाइट्स आना, ये प्री डिसाइडेड होता है कि UAE से 100 फ्लाइट आएंगी, 200 फ्लाइट आएंगी एक महीने में, ये पहले से डिसाइड होता है। बट ओपन स्काईज एग्रीमेंट जब एक बार साइन हो जाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, उस पर हम लोग को देखने को मिलता है कि n नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो दोनों कंट्रीज आपस में अपनी फ्लाइट जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बट हाँ, एक चीज़ ये होती है कि वो सिटीज सेलेक्ट करते हैं कि आप जो है, जैसे कि मान के चलो अब फ्लाइट्स आने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शन होता है सिटीज़ के ऊपर कि भाई आपकी फ्लाइट जो है वो किस सिटी में आकर लैंड करेगी। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप लैंड करा सकते हो अपनी फ्लाइट, नहीं, ये सिटीज़ डिसाइड होती है, बट फ्लाइट्स के नंबर जो होते हैं वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। और जिन कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, उन कंट्रीज़ जो होती हैं वो ये पहले से डिसाइड करती हैं कि उनकी फ़्लाइट जो है वो एक महीने में कितनी बार आएगी, या फिर वो पहले से जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारी फ़्लाइट जो है वो आपके यहाँ आनी है, तो आपके पास जो है वो स्लॉट खाली है कि नहीं है, या फिर आप अलाउ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये पूरा एक मामला होता है,
ठीक है। तो इसमें इतना डिटेल में नहीं आना, सिंपल ओपन स्काईज एग्रीमेंट की अगर बात होती है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि दो कंट्रीज आपस में ऐसा एग्रीमेंट करती हैं कि दोनों कंट्रीज की जो एयरलाइंस हैं वो ऑपरेट करती हैं अनलिमिटेड नंबर्स में, यानी कि अनलिमिटेड मतलब बार जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं एक दूसरे कंट्री के पास, ठीक है। बट सिटीज जो होती हैं वो सेलेक्ट की जाती हैं पहले से। इसके अलावा एक होता है एयर सर्विस एग्रीमेंट। एयर सर्विस एग्रीमेंट जो है गाइस ये ऑलरेडी इंडिया का 109 कंट्रीज के साथ है, इंक्लूडिंग यूएई ऑल्सो। बट ये एयर सर्विस एग्रीमेंट जो होता है इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट जो होती हैं वो अलाउ नहीं किया जाता। इसमें फ्लाइट जो होती हैं उसका मतलब लिमिट जो है वो रखी जाती है, या फिर पहले से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद अगर रिक्वेस्ट अप्रूव होती है तो उसके बाद फ्लाइट को अलाउ किया जाता है। तो ये चीज़ है जो मैं अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था। तो पहले जो एक्सप्लेन किया था वो एयर सर्विस एग्रीमेंट के तहत होता है, और दूसरा जो है ओपन स्काईज एग्रीमेंट अगर आ जाता है तो उसका मतलब कि अनलिमिटेड फ्लाइट्स नंबर्स के। क्लियर है यहाँ तक पूरी बात है ना? आई थिंक क्लियर हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी ईजी सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। और इंडिया जो है गाइज इसका ओपन स्काईज पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी सार्क कंट्रीज़ के साथ हम लोग को देखने को मिलती है। और इसमें हमारी जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है 2016 की, उसके तहत कहा गया है कि 5000 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी उसके बाहर बियॉन्ड 5000 किलोमीटर, यानी कि ये मान के चलो ये सर्कल जो है वो 5000 किलोमीटर का है, ठीक है, इंडिया से। तो ये देखो, ये मान के चलो आप, ये इंडिया जो है वो बीच में है, और ये ब्लू पॉइंट और ग्रीन पॉइंट जो है वो रेडियस है, और ये है 5000 किलोमीटर का। तो ये जो एरिया है ये 5000 किलोमीटर का है। इसके बाहर की जितनी भी कंट्रीज होंगी उनके साथ ओपन स्काईज पॉलिसी जो है वो लागू की जा सकती है। ये जो है वो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का कहना है। बट अभी यूएई और इंडिया के डिस्टेंस की बात करें तो ये 2603 किलोमीटर का ही है, राइट। और इनके बीच में अभी ओपन स्काईज एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और इसको लेकर यूएई के जो एम्बेसडर हैं गाइस वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया अपनी इस पॉलिसी को रिवाइज करे और ये 5000 से कम जो है वो करने पर फोकस करे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इसके बारे में एक जनरल जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। गाइस बात हो रही है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम के बारे में। तो कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव कर दिया है। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है। ये सब स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना की। इसका मेन मकसद बताया जा रहा है कि 3 लाख बेनिफिशियरीज जो है उनको कवर किया जाएगा। और इसमें बेनिफिशियरीज की अगर हम लोग बात करें तो ये वर्कर्स होंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हम लोग को देखने को मिलेंगे। दोनों ही रूरल या फिर टाउन से हो सकते हैं ये, राइट, ये वर्कर्स वगैरह। तो इनको जो है वो इस स्कीम का बेनिफिट वगैरह जो है वो मिलेगा। और इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं, हालांकि कंपोनेंट्स वगैरह याद नहीं रखना है आप लोगों को। तो बताया जा रहा है कि एक एग्रीमेंट होगा 25 सालों का। इसमें लिखा हुआ है कि अगर सरकार की कोई भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है जो कि खाली वगैरह पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ पर जो है ये स्कीम जो है वो अप्लाई की जाएगी। ये रेंटल स्कीम वगैरह, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो है वो वर्कर्स को रेंट वगैरह पे दे दिया जाएगा। तो ये 25 सालों का एग्रीमेंट इस प्रकार से होगा। दूसरी की बात करें तो दूसरा प्राइवेट सेक्टर का भी है, प्राइवेट प्लेयर्स वगैरह जो हैं, तो ये भी बेसिकली अपनी जगह वगैरह जो है वो ऑफर कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। तो ये भी एग्रीमेंट अगेन 25 सालों का होगा। उनके लिए कंसेशनल लोन्स वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ टैक्स रिलीफ वगैरह दिया जाएगा। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस सिंपली आपको याद रखना है कि वर्कर्स के लिए रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम जो है वो लाई गई है, ठीक है, जिसको अप्रूवल जो है वो कैबिनेट के द्वारा दे दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इस नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है इक्वलाइजेशन लेवाई। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि पहले भी हम लोग गूगल टैक्स के नाम से इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, बट फिर से मैं आप लोग को याद दिला देता हूं। तो देखो गाइस, इक्वलाइजेशन लेवाई ये 2016 में आया था। अगर जैसे मान के चलो कि आपको अगर ऐड डालना है, एडवर्टीजमेंट करना है, ठीक है, तो आप एडवर्टीजमेंट जो है वो काफ़ी सारी जगह पे कर सकते हो, न्यूज़पेपर पे कर सकते हो, बाहर जो बोर्ड्स वगैरह लगते हैं, फ्लैक्स वगैरह लगते हैं, उस पर भी कर सकते हो। बट आज के दिनों में लोग ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन करते हैं। जैसे कि आप ये यूट्यूब का वीडियो देख रहे होगे, यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे आप वीडियो देख रहे होगे, तो आपको पता होगा कि आपके वीडियो के नीचे कोई ऐड चल रहा होगा। मान के चलो नीचे जहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला बटन बना रहता है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी लीजिएगा देखते देखते ऐड को। तो देखिए वहाँ पर जो है वो आपको एक ऐड दिखाई देगा। जैसे ही आप वीडियो को स्टार्ट करते हो तो एक ऐड शुरू होता है, बीच बीच में कुछ ऐड्स आपको दिख जाते हैं। तो ये सब जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, ये एडवर्टीजमेंट जो होता है गाइस, ये कंपनी की कमाई होती है, यानी कि यूट्यूब की एक कमाई है। जो ये एड्स आ रहे हैं इस वीडियो के ऊपर, वो यूट्यूब की या फिर फेसबुक पर आज हुआ जो आप एड्स देख रहे हो, तो ये उन कंपनीज़ की कमाई है। और ये एड्स किसके होते हैं? लोकल लोगों के ऐड होते हैं। आपने कई बार, जैसे कि जो भी चीज़ आप ज़्यादा बार सर्च कर, कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर ये कितने गंदे गंदे एड्स आ रहे हैं, ये सब गंदे ऐड हटाओ यहाँ से। तो देखो गाइस, मैं आपको बताऊँ, क्लियर करूँ, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप जिसने भी बोला वो ठीक है, वो पता तो लगेगा नहीं ऐसे किसने बोला, मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा। बट देखिए गाइस, जो आप सर्च करोगे ना वैसे ही एड्स आपको दिखाई देंगे। ये चीज़ है इस गूगल के अंदर या फिर ऑनलाइन वर्ल्ड में, कि आप जो भी चीज़ देखते हो वही रिकमेंड आपको करी जाती है। और वो वाला डेटा जो होता है ना, वो एक कलेक्ट करके रखा जाता है कुकीज़ वगैरह में।
तो वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आपको कोई ऐड दिख रहा है तो इसका मतलब है जिस प्रकार के आपको एड्स दिखाई दे रहे हैं वो वाली चीज़ आप ज़्यादा सर्च कर रहे हो या फिर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में ज़्यादा है। जैसे कि आप एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते होंगे तो आपके पास अलग अलग कंपनीज वगैरह जो होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी होती हैं, तो उनके एड्स वगैरह आपके पास आते रहते होंगे, तो ऐसी चीज़ होती है। अब यहाँ पर बात क्या है गाइस कि ये जो कंपनीज हैं ये सब जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये बाहर की कंपनी, फॉरेन कंपनीज हैं। अब ये क्या करती है गाइस, ये इंडिया के अंदर तो पैसे कमा रही हैं बट इंडियन सरकार को पैसे नहीं दे रही है। तो 2016 के अंदर सरकार ने ये चीज़ सोची कि यार ये कंपनी यहाँ पर आके कमाती है और इससे इंडियन गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं होता और ये पूरे इंडियन सिटीजन से पूरी कमाई करती हैं ये, क्योंकि इंडियन सिटीजन देख रहे हैं, जितना देख रहे हैं उनकी उतनी कमाई होती जा रही है, क्योंकि उतना ऐड जो है वो डिस्प्ले करती हैं। क्योंकि एड्स जो होता है, जिसने ऐड डाला है वो पैसे देता है उस कंपनी को और ये कंपनी डिस्प्ले करती है और देखने वाले व्यूअर्स कौन है इस ऐड को? इंडियंस। अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि यार हम लोग एड्स देख रहे हैं और कमाई जो हो रही है वो कंपनी की हो रही है, राइट। अब एड से तो ऑब्वियसली बात है, इनडायरेक्ट कमाई जो होती है वो जिसने ऐड डाला है उसकी होती है, बट वो तो तब होगी जब आप उसके प्रोडक्ट को परचेज करोगे। बट एक्चुअल जिसने ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं उस कंपनी को, जैसे कि गूगल में मैंने ऐड डाला और मैंने ऑलरेडी पैसे गूगल को दे चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है कमाई जो किसकी होगी? गूगल की होगी। और गूगल यहाँ पर लोगों को एड्स दिखाकर अपनी कमाई और जनरेट कर रहा है। तो ये चीज़ है। तो सरकार को ये लगा कि यार फॉरेन कंपनीज इतना कमा के निकल जा रही हैं और हम लोग को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो टैक्सेस भी नहीं देती, तब जाकर सरकार ने 6% का टैक्स लेकर आई थी। बट ये वाला जो टैक्स था वो डायरेक्ट टैक्स था। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइस, 6% ये टैक्स था इक्वलाइजेशन लेवाई, जो कि 2016 में लाया गया था। इसमें यह था कि अगर कोई भी 1 लाख रुपए एक साल के अंदर, जैसे कि आप जो हो, आपको अगर अपने किसी फैक्ट्री का या अपने कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है, जैसे कि मैं बात करता हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विस की, अगर मुझे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐड करना है, ठीक है, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा? मैं गूगल को दूंगा पैसे ऐड करने के। अगर मैंने एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे दे दिए गूगल को, तो 6% उस अमाउंट पर जो है वो मुझे सरकार को पैसा देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स है ये। यहाँ पर इस फिगर से और इस चीज़ को अच्छे से, इस कंसेप्ट को समझो आप, ठीक है। ये मैं हूँ, ठीक है, मैं मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हूँ, मैं नहीं हूँ, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ऐड दिया, ठीक है, ऑनलाइन गूगल में ऐड दिया, गूगल एड्स में। अब जनरली हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप कोई मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेज करते समय टैक्स जो है वो दे दिए हैं, और जिसके पास ये प्रोडक्ट गया, यानी कि जो कंपनी है जो कि इस प्रोडक्ट को बेच रही है, तो उसके पास जब इनकम आती है तो वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी पैसे देती है सरकार को। तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स ये वाला होता है, कंपनी सरकार को पैसे देती है। बट यहाँ पर क्या होता है, कंपनी बाहर इस्टेब्लिश्ड है दूसरी कंट्री में, तो मैंने अगर एक साल में 1 लाख से ज़्यादा का एडवर्टीजमेंट कर दिया तो उस पर मुझे 6% जो है वो देना पड़ेगा डायरेक्ट सरकार को। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट सरकार को जो है वो मैं पे कर रहा हूँ। ये चीज़ आप, ये वाला कंसेप्ट इस चीज़ में समझो आप, ये वाले टॉपिक में, कि इसमें जो होता है कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए डायरेक्ट जो है वो सरकार को पैसा देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी बाहर एस्टैब्लिश्ड है, कंपनी सरकार को पैसा नहीं देती, तो इसलिए सरकार ने इस प्रकार की इक्वलाइजेशन लेवाई लेकर आ गई थी। दूसरी चीज़ अभी जो हम लोग को रिसेंटली देखने को मिली है, तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर अमेंडमेंट किया गया। इसमें इक्वलाइजेशन लेवाई जो है गाइस उसको एक्सपेंड कर दिया, उसको बढ़ा दिया। इसमें नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को इंक्लूड कर दिया, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट इसलिए क्योंकि फ्लिपकार्ट भी सिंगापुर के अंदर रजिस्टर्ड है। अब आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट के ओनर जो है वो इंडियन है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है सिंगापुर में, तो इसलिए वो नॉन मतलब फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। तो ऐसी कंपनीज में अगर आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि उस पर भी टैक्स लगाए जाते हैं। अब देखो, बट इसमें ये नहीं है कि इसमें आपको टैक्स नहीं देना, इसमें कंपनी टैक्स देती है, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पर देखो आप, जैसे कि ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और यहीं पर ही जो है वो पूरा इशू चल रहा है ये दूसरे मामले को लेकर, तो उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, पहले कंसेप्ट समझ लो। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कोई प्रोडक्ट जो है वो मंगवाया, ठीक है, अमेजॉन से। अब हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया और पैसे जो है वो अमेजॉन को दे दिए। अब अमेजॉन का काम है कि ये सरकार को जो है वो टैक्स दे, और ये टैक्स जो होता है वो 2% का हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि 1 अप्रैल 2020 से अभी रिसेंटली लागू किया गया है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। देखो, इसको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि मैंने एडवर्टीजमेंट किया ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन मैंने एडवर्टीजमेंट किया। अगर मैंने एक साल में 1 लाख से ज़्यादा खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट में किसी फॉरेन कंपनी को, यानी कि ऑनलाइन अगर मैं, जैसे मैं गूगल में या फेसबुक में एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 1 लाख से ज़्यादा पैसा एक साल में खर्च कर दिया तो मुझे सरकार को 6% जो है वो देना पड़ेगा टोटल अमाउंट पे।
अगर कम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 1 लाख से ज़्यादा किया तो मुझे टोटल देना पड़ेगा। इसलिए आजकल जैसे कि कभी आपने नोटिस किया अगर आप इस फील्ड में हैं तो, कि जब आप एड्स वगैरह डालते हैं तो उसमें आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में फिर रजिस्टर्ड किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा आया, इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला कि एक अमेंडमेंट किया गया। इसके अंदर जो ये सब जो कंपनीज होती हैं जो सर्विसेज वगैरह ऑफर करती हैं, डिलीवरी सर्विसेज वगैरह, ई कॉमर्स सर्विसेज वगैरह, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, तो ये सब कंपनीज जो होती हैं ये भी फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। ये बाहर टैक्सेस पे कर रही हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स को, बट ये कमाई जो है, पूरी इनकम जो है वो यहाँ से जनरेट करके जाती हैं। तो सरकार ने बोला कि अब इन कंपनीज के ऊपर भी 2% जो है वो लगाया जाएगा, और ये जो 2% जो होगा ये कंपनीज को पे करना पड़ेगा। अब इशू यही आ रहा है कि ये सब जो कंपनीज होती हैं गाइस, इनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कैसी प्रॉब्लम आ रही है? इनके पास ना इंडियन बैंक अकाउंट है, ना पैन कार्ड है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, एक तो इनको जो है वो इनके ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन कंपनीज को अभी तक क्लियरिटी हुई नहीं है कि ये टैक्स जो है वो किस प्रकार से इनको भरना है। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है, इशू जो है वो इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है, तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में जनरल पता होनी चाहिए। और इसमें अगर कोई किसी ने लेट पेमेंट करी तो उसके ऊपर भी 1% पर मंथ के हिसाब से, रेट 1% पर मंथ रेट के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो उस पर लगाया जाएगा, यानी कि पेनाल्टी वगैरह जो है वो लगाई जाएगी, ठीक है। हालांकि ये पेनाल्टी वाला क्लॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो काम की जो चीज़ थी वो ये वाली थी। ये कंसेप्ट आपको समझना, जो आई थिंक कि शायद समझ में आ गया होगा। इस यहाँ पर बात हो रही है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि नया पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि पूरे इंडिया में ये लागू होगी ये वाली स्कीम। तो इसमें नाम से ही हम लोग को चीज़ क्लियर हो रही है, ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये फंड एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जैसे कि एग्रीकल्चर है तो किसान है, किसान ने खेती करी, हार्वेस्टिंग हो गई, अब जो फसल निकल के आई है, जो धान जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उसको रखेगा कहाँ पर किसान? वेयर हाउस में रखेगा। तो वो वेयर हाउस क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये चीज़ है यहाँ पर। और ये जो स्कीम है गाइस, ये प्रोवाइड की जाएगी मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तौर पर, यानी कि लोन दिया जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है फार्मर्स को दिया जाए, और जो ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह, उनको दिया जाएगा। तो काफ़ी कुछ आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल सी बात पे ये समझ लो आप कि ये फाइनेंसिंग स्कीम है, यहाँ पर लोन वगैरह ऑफर किया जाएगा। और ये लोन का जो पैसा होगा वो किस पर्पज़ के उपयोग में लिया जाएगा? ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको समझाई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पोस्ट हार्वेस्ट वाला, किसान ने खेती कर ली, फसल आ गई, उसके बाद उसका क्या करना है, तो उसको सही से रखने के लिए यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, यानी कि वेयर हाउस के लिए। आपको पता होगा इसकी पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं काफ़ी सारी, हम लोग को देखने को मिलता है। अगर उसको हम लोग अगर सही प्रॉपर टेम्परेचर में प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो और हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज आज की रेट में काफ़ी कम है, तो कोल्ड स्टोरेज को भी जो है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा इस स्कीम के तहत। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज़ है यहाँ पर। इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर सब्सिडी जो है वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडी बताया जा रहा है कि 3% पर एनम की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी, और 2 करोड़ रुपए तक का लिमिट है, यानी कि 2 करोड़ रुपीज़ की ये लिमिट जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है सब्सिडी की। तो 3% पर एनम, यानी कि एक साल में जितना भी बैंक के द्वारा जो लोन लिया जाएगा इस स्कीम के तहत, तो जितना भी इंटरेस्ट आएगा उसमें 3% जो है वो सरकार प्रोवाइड कराएगी, राइट। तो इसमें जिसने भी जो लोन लिया होगा उसको 3% कम लोन देना है। और साथ ही साथ ये 7 ईयर्स के पीरियड के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगी इंटरेस्ट सबवेंशन की, इंटरेस्ट की सब्सिडी की। और ये पूरी स्कीम जो है वो टोटल 10 साल की हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे लोन्स के तौर पर। किन किन को प्रोवाइड किया जाएगा? तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्टअप्स। तो ये सबको जो है वो लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, इन सबको। और इसको मैनेज और मॉनिटर किया जाएगा एक सिस्टम के थ्रू जिसका नाम है ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। तो एक MIS प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो इस पूरे जो स्कीम है उसको मैनेज किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मॉनिटरिंग कमेटी भी आगे चल के सेटअप की जाएगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग पर्पस के लिए और इफेक्टिव फीडबैक पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब इस न्यूज़ की बात करें, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक इशू चल रहा है, और हालांकि ये वाला जो इशू है वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। और इस इशू के चलते गाइस इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बातचीत जो है वो मतलब काफ़ी कम होती जा रही है। यानी कि वो होता है ना कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर छोटा मोटा भी कोई इशू हो तो उस पर भी जब दो कंट्रीज जब आपस में बैठती हैं तो वो एक खटास टाइप की हो जाती है। जैसे कि दो दोस्तों के बीच में अगर मान के चलो कि कुछ पैसों को लेकर थोड़ा बहुत भी इशू डेवलप हो गया, हालांकि पैसे का अमाउंट ज़्यादा ना हो, 100-200 रुपये हो, बट फिर भी कभी ना कभी एक ना एक दोस्त को खटा जाता है, यार इसने
मेरा नुकसान करा दिया, है ना। तो वो जो खटक वाली जो चीज़ होती है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस इशू को, इस मुद्दे को लेकर देखने को मिल रही है। ये फिशरमैन्स को लेकर इशू है। एक्चुअली में मुद्दा क्या है पूरा ये समझो आप। तो श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं उन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो कंप्लेन करी है। बेसिकली बताया गया कि जाफना पेनिनसुला जो है, स्पेशली यहाँ पर एक पेड्रो करके पॉइंट है नॉर्थ कोस्ट में। आप देखो ये पॉइंट देखो आप, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पेड्रो पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है। याद रखिएगा श्रीलंका के अंदर ये पेड्रो पॉइंट लोकेटेड है। ये ऊपर नदर्न कोस्ट में आपको ये दिखाई देगा, और यहाँ पर आप देखिए ये जाफना पेनिनसुला हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, ये जाफना। तो ये चीज़ है। तो ये इसकी लोकेशन आपने देख ली है, श्रीलंका पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छे से देख लो लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फिशरमैन्स थे गाइस, तो उन्होंने कंप्लेन करी अभी एट प्रेजेंट नदर्न फिशरीज अथॉरिटी जो है श्रीलंका की उनको, क्योंकि उन्होंने बताया है कि इनके जो फिशिंग नेट्स हैं, जो जाला होता है ना मछली पकड़ने का, इन्होंने बताया कि इनका जो मछली पकड़ने का जाला है वो इंडियन ट्रॉलर्स के द्वारा डैमेज कर दिया गया है। इंडियन ट्रॉलर्स यानी कि ट्रॉलर्स मतलब ये मान के चलो कि ऐसी जो शिप होती है, ये इस प्रकार की जो आप शिप देख रहे हो बोट टाइप की, तो ये ट्रॉलर होता है। तो ये जो बोट होती है गाइस, ये मछली पकड़ने वाली बोट होती है। तो इनमें वेरियस मशीनरीज वगैरह जो है वो लगी रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मशीन वगैरह क्रेन टाइप की चीज़ें लगी हुई है, और ये मछली का जाला इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। ये होता है ट्रॉलर। तो यहाँ के श्रीलंका के फिशरमैन ने बोला कि इंडियन ट्रॉलर्स ने श्रीलंकन फिशरमैन के जो नेट्स हैं, जो जाले हैं मछली पकड़ने के, उसको डैमेज कर दिया। और ऐसे इश्यूज कई बार हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर ये पूरा मुद्दा चला था। तो 3-4 चीज़ें आपने देख ली। एक तो लोकेशन देख ली जाफना पेनिनसुला की, पॉइंट पेड्रो आपने देख लिया, और ये ट्रॉलर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको एक जानकारी मिल गई। इसके आगे की कहानी करते हैं। तो अभी पूरा मुद्दा और क्या चल रहा है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट है गाइस, इसको लेकर इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो बायलैटरल टाइज जो होते हैं उसमें एक खटास टाइप के हम लोग को देखने को मिली। वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताया था, और ये काफ़ी सालों से हम लोग को देखने को मिल ही रहा है। और मेन आर्ग्यूमेंट जो है गाइस, जो कि श्रीलंकन फिशरमैन्स के द्वारा हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो यही देखने को मिल रहा है कि इंडियन ट्रॉलर्स की वजह से जो इनके ये नेट्स जो हैं, मछली के जाले जो फट जाते हैं, जो कट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसको लेकर श्रीलंकन फिशरमैन्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो काफ़ी सारे श्रीलंकन फिशरमैन से जिनका लाइवलीहुड ही मछली पालन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और अभी कोरोना वायरस के चलते ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, और उसमें अगर इंडियन फिशरमैन या इंडियन ट्रॉलर्स के द्वारा ये हरकत की जाएगी तो उसमें नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा श्रीलंकन फिशरमैन्स को भुगतना पड़ेगा। तो ये पूरा मुद्दा जो है वो एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसकी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। और श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रही है, तो पिछले कुछ सालों से श्रीलंका ने एक इंट्रोड्यूस किया था कुछ कानून जो कि बैन कर रहे थे बॉटम ट्रॉलिंग को, राइट। बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है गाइस, इस प्रकार की चीज़ आप देखो, ये इसको बोला जाता है बॉटम ट्रॉलिंग। तो ये जैसे मैंने आपको ट्रॉलर बताया हुआ था ऑलरेडी, तो उसमें क्या करते हैं, जो इस प्रकार की जो बोट्स वगैरह होती हैं वो नेट्स जो होता है वो डाल देती हैं। बट कुछ बॉटम ट्रॉलिंग में क्या होता है कि कुछ बोट्स क्या करती हैं, अपने नेट को बिल्कुल समुद्र के बॉटम पे जो है वो लेकर चली जाती हैं। अब समुद्र के बॉटम पे इस प्रकार के जब नेट्स जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ना ही सिर्फ मछलियाँ होती हैं, बल्कि मछली के खाने के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, राइट। जैसे कि वहाँ पे काई वगैरह जो होती है, और भी प्लांट्स वगैरह जो होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जब नेट यहाँ पर घसीटते हैं तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये जो बोट जो जब चलती है तो ये नेट घसीटते हुए ले जाती है, तो इसमें नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं एरिया की, सी बेड की, सब डैमेज हो जाती है। इसमें मछली के खाना और जो स्पीसीज़ वगैरह जो होती है उनका जो खाना वगैरह होता है वो भी डैमेज हो जाता है। तो इससे पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उसको डैमेज पहुँचता है। तो और ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल जो है वो नहीं है ये वाली प्रैक्टिस। तो इसको लेकर ये कुछ कानून वगैरह जो है वो लाए गए थे, जिसमें बॉटम ट्रॉलिंग को बैन कर दिया था श्रीलंका ने। साथ ही साथ श्रीलंका ने जो भी अगर फॉरेन वेसल जो होता है, यानी कि कोई इस प्रकार का इंडियन ट्रॉलर है, अगर वो श्रीलंकन वाटर में आ गया तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपने वो मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस करके, शाहरुख खान की, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो बीच में जो है वो जाकर फंस जाता है, और वहाँ पर वो जो होती हैं वहाँ की नेवी वाले जो लोग होते हैं, नेवी नहीं बोलेंगे उनको, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोस्ट गार्ड्स जो होते हैं वो आ जाते हैं और फिर वो फायरिंग वगैरह करने लगते हैं। आपको पता होगा इसके बारे में। तो वैसी ही सेम चीज़ होती है कि जैसे भी कोई भी अगर इंडियन वेसल है, इंडियन ट्रॉलर है, अगर वो श्रीलंकन वाटर में एंटर कर जाता है तो श्रीलंकन पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। तो वैसे ही हुआ, श्रीलंकन नेवी ने जो है वो 450 से ज़्यादा इंडियन फिशरमैन्स को 2017 में अरेस्ट कर लिया था, 2018 में 150 से ज़्यादा 156 को। तो इनके ऊपर पोचिंग वगैरह का चार्जेस लगाया गया था, और टोटल अभी तक 2019 की बात करें तो 210 अरेस्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, और 2020 में अभी तक 34 फिशरमैन्स को अरेस्ट कर लिया गया है श्रीलंकन नेवी के द्वारा, राइट। तो ये चीज़ हमने देखी, और बॉटम ट्रॉलिंग के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया है। अब देखो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स कब कब हुए हैं। मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स का मतलब कि जो समुद्री इलाका है, जैसे कि इंडिया का एरिया कितना
और श्रीलंका का एरिया कितना है, यानी कि उनका एरिया, उनका होल्ड जो है, उनका कंट्रोल जो है वो कितने मैरीटाइम वाटर एरिया पर होगा, यानी कि किस जो समुद्री पानी जो है उसमें श्रीलंका का कंट्रोल कितने एरिया पर होगा और इंडिया का कंट्रोल कितने एरिया पर होगा। तो ये बाउंड्री हम लोग को देखने को मिलती है, बाउंड्री एग्रीमेंट देखने को मिलते हैं। तो दोनों कंट्री ने अभी तक 4 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट जो है वो साइन किए हुए हैं। 1974 से लेकर 1976 के बीच में ये देखने को मिले हैं, जिसने डिफाइन किया है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्रीज को। और इसमें बेसिकली कानून वगैरह के लिए जो है ये बनाया गया है। ऑब्वियसली बात है, जिस प्रकार से जो फिशरमैन को अरेस्ट किया जाता है वो इसी आधार पर अरेस्ट किया जाता है कि आपने जो है वो उल्लंघन कर दिया है, आप जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स पर आ गए हो, आप हमारी कंट्री के पानी में आ गए हो मैरी टाइम में, है ना। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी, जैसे कि अगर श्रीलंका का कुछ एरिया जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर लिया, मैरी टाइम एरिया ये श्रीलंका का है, तो यहाँ पर इस जगह पर अगर कोई भी रिसोर्स होता है, कुछ भी निकलता है इस जगह पर, कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स, कोई भी मटेरियल निकलता है, किसी भी चीज़ की माइनिंग होती है, तो उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आएगा? श्रीलंका के हाथ में। तो ये चीज़ है। और इस तरफ वाला इंडिया के हाथ में। तो ये एक हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रकार का एग्रीमेंट जो कि हुआ है। और दोनों कंट्रीज़ ने गाइस बहुत ही, क्योंकि आपस में काफ़ी क्लोज हैं ये दोनों कंट्रीज़, तो इन्होंने जो है वो एग्रीमेंट जो हम लोग को देखने को मिला है, जो किया है, ये पाल्क स्ट्रेट के पास इनका एग्रीमेंट देखने को मिला है। जो पहला एग्रीमेंट जो है गाइस, ये एडम्स ब्रिज और पाल्क स्ट्रेट के बीच में हम लोग को देखने को मिला है, जहाँ पर बाउंड्री सेट की गई है। एडम्स ब्रिज वही वाली, यही वाली एडम्स ब्रिज हम लोग को देखने को मिलती है। ये एडम्स ब्रिज आप देख रहे हैं, ठीक है। और पाल्क स्ट्रेट ये वाला। अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब कि दो लैंड के बीच में जो वाटर रूट जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिससे कि शिप्स वगैरह जो है वो गुजर जाती हैं, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो ऐसे ही ये पाल्क स्ट्रेट है। अगर कहीं पर भी आप स्ट्रेट देखो तो आप देखना वो वाला जो एरिया होगा 2 लैंड मास का होगा। आप देख रहे होगे ये 2 लैंड मास आपको दिखाई दे रहे हैं, श्रीलंका का और इंडिया का, और बीच में वाटर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जो है वो पास होने की जगह होती है, यानी कि शिप्स वगैरह जो होते हैं वो पास हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है, इसको पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये वाली जो टेरिटरी आपको बाउंड्री देखने को मिल रही है, ये होती है पाल्क स्ट्रेट की। तो ये है पाल्क स्ट्रेट और एडम्स ब्रिज। तो आपको आई थिंक स्ट्रेट का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और पाल्क स्ट्रेट की लोकेशन ऑलरेडी आपको पता ही होगी ऑलरेडी, तो वो भी आपको पता लगी। और एडम्स ब्रिज भी यहाँ पर है, तो यहीं पर ही जो है वो इस जगह पर जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी। 1974 में ये वाला पहला एग्रीमेंट था। दूसरा जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1976 में हुआ था। इसमें गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल की टेरिटरी जो है वो डिफाइन करी हुई थी कि कौन सा एरिया जो होगा वो श्रीलंका का होगा, कौन सा एरिया इंडिया का होगा। गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन भी एक बार आप देख ही लो। यहाँ पर ये देखो, ये वाला नीचे वाला एरिया जो है वो इस तरफ वाला गल्फ ऑफ मन्नार का, इस तरफ वाला, ठीक है। ये इंडिया है, इंडिया के वेस्ट वाला एरिया जो है नीचे साइड से, तो वो गल्फ ऑफ मन्नार का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल आप जानते ही हैं। श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में भी जो है हम लोग को देखने को मिला था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। और ये बेसिकली इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच का एक एग्रीमेंट था। ट्राई जंक्शन हम लोग को देखने को मिलता था। और ये ट्राई जंक्शन पॉइंट जो था वो गल्फ ऑफ मन्नार में हम लोग को देखने को मिला, जो कि सेट किया गया है इस एग्रीमेंट के थ्रू। हालांकि इतने डिटेल में नहीं आना, आपको सिर्फ लोकेशन बस पता होनी चाहिए 3-4, जैसे कि पाल्क स्ट्रेट कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, एडम्स ब्रिज, ये 3 लोकेशन तो आपको पता होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस कर ली। पेड्रो पॉइंट के बारे में हमने बात करी थी, है ना। और उसके बाद हमने पेनिनसुला के बारे में बात करी थी, जाफना पेनिनसुला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस आप लोग को बस लोकेशन वाइज जो है वो पता होनी चाहिए, इतना और डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। बाकी स्ट्रेट वगैरह ये सब कंसेप्ट और बाकी इतना एग्रीमेंट के बारे में आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। बाकी जो अभी मेन मुद्दा जो चल रहा है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होनी थी, जो कि मैंने आपको बता दी। अब देखिए, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स की चर्चा चल रही है। एक्चुअली पहले जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको रणवीर सिंह कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर बनेगा रणवीर सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है, तो याद रखना ये एक कमेटी है जो कि अभी काम कर रही है किसके ऊपर, क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने के ऊपर ये कमेटी काम कर रही है। तो ये चीज़ बस आप याद रखो, ये बस एक लौती काम की चीज़ है। बाकी 1-2 चीज़ काम की वो आगे बताऊंगा इस टॉपिक में। बाकी अभी जो मुद्दा जो चल रहा है उसको एक बार आप देख लो। तो देखो, एक ग्रुप है गाइस रिटायर्ड जजेस का, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स का, उन्होंने और भी कुछ लोग हैं, मतलब अथॉरिटीज़ वगैरह थी, फॉर्मर अथॉरिटीज़। तो उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि अभी जो उन्होंने एक नई कमेटी जो इस्टेब्लिश करी है, कॉन्स्टिट्यूट करी है क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने के लिए, क्रिमिनल लॉ के अंदर चेंजेस लाने के लिए, तो उस कमेटी के अंदर डाइवर्सिटी की कमी है। और ना ही सिर्फ डाइवर्सिटी की कमी, यहाँ पर यह भी कहा गया कि उस कमेटी के अंदर प्रोफेशनल जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है जो कि इस कमेटी को हैंडल कर सकें, यानी कि रिफॉर्म्स वगैरह को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो सीधे सीधे इन्होंने सिंपल ये बताया कि यार कमेटी के अंदर अच्छे लोग बैठाओ और वहाँ पर थोड़ी कमेटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाओ और डाइवर्सिफाइड अलग अलग फील्ड के लोग वहाँ पर एंटर करो, तब जाकर क्रिमिनल लॉ को अगर रिफॉर्म करना है तब जाकर एक वेल रिफॉर्म जो है वो लाया जा सकेगा क्रिमिनल लॉ के अंदर। अब देखिए, पहले तो बात ये हम लोग करते हैं कि क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने की क्यों बात की गई। तो देखो, ये इसलिए की गई क्योंकि क्रिमिनल लॉज जो है गई वो सालों पुराने कॉलोनियल एरा के ये मतलब क्रिमिनल लॉज थे,
ब्रिटिश पीरियड के लिए के समय के ये क्रिमिनल लॉज थे। अब ब्रिटिश टाइम के जो क्रिमिनल लॉ थे वो किसकी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे? ब्रिटिश आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थे। किसके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड थे? ब्रिटिश के इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड थे। अब ब्रिटिशर्स जो थे गाइस उनको दबाना था। यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी जब उठ रहे थे स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के लिए, लोग खड़े हो रहे थे, लीडर्स खड़े हो रहे थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, तो ब्रिटिशर्स को उनको दबाना था, तो उन्होंने नए नए कानून जो है वो लेकर आ गए। तो ये सब जो कानून थे पुराने क्रिमिनल लॉज वगैरह जो थे वो ब्रिटिश इंटरेस्ट के ऊपर आधारित थे, और ये जो कॉमन मैन है, पब्लिक जो है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर नहीं थे। मान के चलो कुल मिला के डेमोक्रेसी वाले ये कानून नहीं थे, ये पब्लिक वाले कानून नहीं थे कि पब्लिक के पास पावर होनी चाहिए, ऐसे नहीं थे। पब्लिक के इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाले कानून नहीं थे, ये ब्रिटिश के इंटरेस्ट को सर्व करने वाले कानून थे। तो दैट्स वाई क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। समझ रहे हो बातों को? तो ये एक वजह थी जिसके कारण से क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म करने के लिए हम लोग ने ये कमेटी बनाई हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है क्रिमिनल लॉ को रिफॉर्म करने की क्यों जरूरत है, तो जो मैंने भी आपको पूरा बताया, ये ब्रिटिश के साथ लिंक करते हुए ये आपके मेंस में लिखे होने चाहिए, ये पूरी चीज़ें। आप चाहो तो कहीं पे नोट डाउन कर लो। अब देखो, सबसे पहली बार जो अनाउंस की गई थी कमेटी, ये अमित शाह जी के द्वारा अनाउंस की गई थी, जो होम मिनिस्टर हैं हमारे एट प्रेजेंट। तो ये 2019 में अनाउंस की गई थी दिसंबर के समय पे। और ये जो पैनल है गाइस, इसका काम था कि इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी जो है, सीआरपीसी वगैरह जो है, इसके अंदर जो जो कानून है जो कि इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है, और जो बेसिकली पुराने जो कानून थे जो कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करते थे, तो ऐसे कानून को हटाना, ऐसे कानून को और चेंज करना, रिफॉर्म लेकर आना। और ये जो कमेटी जो है गाइस, इसके जो चेयरपर्सन है, जो हेड है, वो रणबीर सिंह है, और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है उसके वाइस चांसलर हम लोग को देखने को मिलते हैं। अगर इजी तरीके से अगर आपको याद रखना है कि ये क्रिमिनल लॉ की जो कमेटी है, तो आप देखो, आपको पता होगा गाइस कि जम्मू एंड कश्मीर जब पहले हुआ करता था स्टेट, तो वहाँ पर आईपीसी नहीं चलता था, वहाँ पर रणबीर कोड चलता था, उनके पास आईपीसी नहीं होता था। तो वैसे ही आप याद रखना कि जो कानून को रिफॉर्म करने की जो कमेटी है वो रणबीर सिंह के नाम से हम लोग को देखने को मिल रही है, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म करने की कमेटी। ठीक है, तो ये इससे मैंने लिंक करते हुए सोचा कि आपको एक इजी तरीके से एक हिंट मिल जाए इसको लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए। तो रणबीर से आप रणबीर कोड दिमाग में लाइएगा, रणबीर कोड दिमाग में लाएंगे तो आपको पता लग जाएगा क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म की ये कमेटी है। ठीक है, तो इनको, इस कमेटी को हेड किया रणबीर सिंह जी ने, और ये कमेटी जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि जो मुद्दा था वो ये था कि इसका जो पैनल है उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए जाए। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एक आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, और बाकी मेन जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो क्रिमिनल लॉज हैं गाइस, वो कौन से हैं? आईपीसी 1860 का लॉ, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। हालांकि इसका एक अमेंडमेंट भी अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला, मेरे ख्याल से 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने शायद आपको पढ़ाया भी है इसके बारे में। तो 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ है, और ये अगर अमेंडमेंट हुआ है तो आप होमवर्क कर लेना इसका एक बार। मुझे एक्चुअली में क्या अभी याद नहीं आ रहा है, वैसे तो 100% इसका 2019 में अमेंडमेंट हुआ है। और देखिए, ये मैंने भी आपको पीछे होमवर्क नहीं दिया है, ये वाला जो टॉपिक है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कई बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और अभी इसका रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुआ है, तो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो पीछे अभी मैंने इसका होमवर्क नहीं दिया, एक बार होमवर्क लिख लेना अलग से आप कि ये वाला टॉपिक भी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर जो है गाइस, ये 7वें शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट में हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है 7वें शेड्यूल का, उसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, तो इनको कहा जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और रिफॉर्म्स की क्यों आवश्यकता है वो पूरी चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। एक तो कॉलोनियल एरा के साथ आपको इसको लिंक करना है, दूसरा इनइफेक्टिव है, मतलब उतने प्रॉपर तरीके से जस्टिस नहीं प्रोवाइड करा रहे ये सब कानून। इसके अलावा काफ़ी सारे केसेस वगैरह पेंडिंग हो जाते हैं, यानी कि स्पीडी वगैरह ट्रायल इसमें नहीं देखने को मिला, तुरंत निर्णय वाला नहीं है ये कानून, ये सब बहुत लंबे लंबे इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। स्पीडी ट्रायल वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं। ये वाले दो तो कॉमन है, बाकी ऊपर वाले जो है वो मेन है, जिसको आपको बिल्कुल टॉप पॉइंट्स में जो है वो मेंशन करना है अपने मेंस के अंदर। इससे पहले भी कमेटी लाई गई हैं जो कि क्रिमिनल लॉज को रिफॉर्म करने की, माधव मेनन कमेटी और मलीमथ कमेटी रिपोर्ट। तो ये दो चीज़ हम लोग को देखने को मिली है, सिर्फ नाम वगैरह आप याद रखो, उतना डिटेल में नहीं आना है। ठीक है, और ये इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है। और पेपर 3 से रिलेटेड आज कोई भी टॉपिक नहीं थे, सिर्फ पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स थे, और आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे गाइस। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, अगर अभी तक अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, समझ में आ गए पूरे टॉपिक्स, तो लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, उससे सपोर्ट मिल जाएगा। और देखिए, अभी जाना नहीं है, कुछ जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दूंगा, फिर आपका 2 मिनट का टेस्ट जो है वो अभी शुरू होने वाला है
जैसे ही मैं आपको बाय बोलूँगा टेस्ट शुरू हो जाएगा, आपका 10 क्वेश्चन होंगे उसमें टोटल, हमारी टीम के द्वारा वो टॉपिक्स प्रिपेयर किए गए, यानी कि क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए। पहले तो ये देख लो आप कि होमवर्क जो है वो कौन से आपके, कि 7वां शेड्यूल है पहला होमवर्क, 7 शेड्यूल के बारे में पढ़िए। दूसरा वियना कन्वेंशन, तीसरा ये शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट के बारे में आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, अभी इसका लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में। अच्छा, और ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इनको आपको एज अ हैंड रिटन तैयार करना है, पूरा अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन। और आज सैटरडे है, कल संडे है, कल के दिन डेली करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, कल के दिन जो इस हफ्ते में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और मंडे से टाइमिंग जो होगा वो रोज़ सुबह 6 बजे की तरह ही होगा जो पहले मैं प्रोवाइड कराता था। तो मंडे से 6 AM पे आपको रेगुलरली ये वीडियो जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो सुबह सुबह कंप्लीट कर लेते हैं, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो रेस्ट ऑफ द डे में करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अपलोड होता है तो आप लोग के लिए मिलेगा ही मिलेगा कभी भी 24/7। बट मैं आपको बता देता हूँ कि कल से रेगुलरली जो है वो 6 बजे, मंडे से रेगुलरली आपको 6 बजे ये टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड कोर्सेज को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। और ये टेस्ट दीजिए, 2 मिनट का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से कितना आपका स्कोर है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा।